नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, आजकल हमारी परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम ग्रहों की दृष्टियों को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, तत्पश्चात त्रिकोण के भावों को समझने का प्रयास और साथ ही साथ जन्म कुंडली के तृतीय स्थान, जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान और जन्म कुंडली के एकादश स्थान को समझने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर कौन सी राशियां बली होती हैं, कौन से ग्रह बली होते हैं और साथ ही साथ जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर कौन से ग्रह पाप प्रभाव जन्म कुंडली जातक को देने वाले होते हैं और साथ ही साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का विचार, जन्म कुंडली के द्वादश भाव का विचार किन सिद्धांतों को आधार मान करके किया जाता है, इस विषय को उदाहरण के साथ समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली के अष्टम स्थान की परिचर्चा को लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का अष्टम स्थान अत्यंत गोपनीय स्थान है, क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से मृत्यु के संबंध में विचार किया जाता है और मृत्यु एक रहस्यमय विषय है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर की तपश्चर्या के पश्चात श्रीमन नारायण के कृपा आशीर्वाद से ही इस मृत्यु के रहस्य को समझ पाते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान के संदर्भ में लघु पाराशरी के शास्त्रकार लिखते हैं कि भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेतसम्। भाग्य स्थान का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का अष्टम स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। अगर आप भाग्य स्थान को लग्न बनाएंगे तो भाग्य स्थान को लग्न बनाने के पश्चात जन्म कुंडली का अष्टम स्थान भाग्य स्थान का ही व्यय स्थान बन जाएगा। भाग्य स्थान का व्यय कराने के कारण जन्म कुंडली का अष्टम स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान हमारे शास्त्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भाग्य की महत्व जीवन पर कितनी होनी चाहिए और कितनी होती है और साथ ही साथ भाग्य के विषय में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा भी अनेक उदाहरण उद्धृत किए गए हैं। शास्त्रकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यान पौरुषम हरि हस्ते गते लक्ष्मी हर हस्ते हर कंठे गतम विषम। और साथ ही साथ शास्त्रकारों ने लिखा कि भाग्ये दृढ़म सर्व सुखम करस्तम भाग्यम विनष्टम सर्वम विनष्टम। इसलिए भाग्य की महत्ता हमारे जीवन पर अवश्य रूप से होती ही है। इसलिए भाग्य स्थान का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का अष्टम स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेतसम्। यहाँ पर शास्त्रकार लिखते हैं कि अष्टम स्थान का स्वामी एक ही स्थिति पर शुभ हो सकता है अगर अष्टम स्थान के स्वामी की एक राशि या तो लग्न पर हो या त्रिकोणादिक भावों पर हो। प्रायः आप सभी लोगों ने एक चर्चा अवश्य रूप से सुनी होगी कि जन्म कुंडली में लग्न और त्रिकोण के भाव सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब किन कारणों से जन्म कुंडली के लग्न के भाव श्रेष्ठ होते हैं, त्रिकोण के भाव श्रेष्ठ होते हैं, तो इस विषय में हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का लग्न भाव त्रिकोणादिक भावों की अपेक्षा इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वह जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान का व्यय स्थान है और जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान से धन का विचार किया जाता है और धन स्थान का पोषक भाव होने के कारण जन्म कुंडली का लग्न स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि देह की पुष्टता, देह की पोषणता मुक्ति के मार्ग में बाधक का कार्य करती है। इसलिए त्रिकोणादिक भावों की अपेक्षा लग्न स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसी के साथ साथ जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि अष्टम स्थान तृतीय स्थान होता है जहां से आयु का विचार किया जाता है। आयु स्थान का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और तृतीय स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि वह सुखों का व्यय स्थान है। और चतुर्थ स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का व्यय स्थान होने के कारण। और साथ ही साथ जन्म कुंडली का पंचम स्थान क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह षष्ठ स्थान का व्यय स्थान है। शत्रुओं का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का पंचम स्थान सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन शत्रुओं का व्यय स्थान कौन सा है, तो पंचम स्थान है, क्योंकि पंचम स्थान ज्ञान का स्थान है। ज्ञान चक्षु के उदय होने के पश्चात ही इन शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली का षष्ठ स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि वह जन्म कुंडली के सप्तम स्थान यानी जहां से स्त्री के सुख का विचार किया जाता है, स्त्री के सुखों का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का षष्ठ स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया।
और सप्तम स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि वह आयु का ही व्यय स्थान है। अष्टम स्थान से आयु का विचार किया जाता है, इसलिए आयु स्थान का व्यय स्थान होने के कारण जन्म कुंडली का सप्तम स्थान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अष्टम स्थान की चर्चा आप सभी लोगों ने श्रवण कर ही ली, क्योंकि वह भाग्य स्थान का व्यय स्थान है। और नवम स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वह दसम स्थान का व्यय स्थान है और दसम स्थान से कर्मों का विचार किया जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में कर्म स्थान भी बंधन का कार्य बनते हैं, इसलिए समस्त कर्म बंधनों से विमुक्ति का स्थान होने हेतु जन्म कुंडली का नवम स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। दसम स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि वह लाभ का व्यय है। लाभ स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि यह व्यय स्थान का ही व्यय स्थान है। और जन्म कुंडली का द्वादश स्थान क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि वह लग्न स्थान का ही व्यय स्थान है, शरीर का ही व्यय स्थान है। तो इस विषय को समझने का प्रयास हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से किया गया। आगे के श्लोक में हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति। हम सभी लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया कि जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर पाप ग्रहों की अपेक्षा शुभ ग्रह भी शुभ फलदायी नहीं होते, अपितु पापी ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों पर सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र अगर जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर विराजमान हो जाएं, तो सप्तम स्थान पर सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के पश्चात भी गुरु एवं शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अत्यंत कष्ट प्रदान करवाने वाले होते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं गुरु और शुक्र की अपेक्षा बुध सर्वाधिक न्यून मारकत्व को प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ यदि सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तब भी वह बुध की अपेक्षा न्यून मारकत्व करवाने वाले होते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को न्यून कष्ट प्रदान करवाने वाले होते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर दो ग्रहों को दोष नहीं लगता है। वह दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि न रंधे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूर भवेत। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं लगता। क्यों दोष नहीं लगता? क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए आत्मा तटस्थ रहती है। आत्मा की मृत्यु कभी संभव नहीं है। नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः और न जायते मृते वा कदापि। इस प्रकार के श्लोकों के द्वारा आत्मा की पुष्टता को, आत्मा की पोषणता को हमारे शास्त्रकारों के द्वारा स्वीकार किया गया है। और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की भी कभी मृत्यु संभव नहीं है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ही दो ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।